Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students, and viewers, Assalamu alaikum. We are learning lesson 1 of Science Book 8, and today we'll be delving into global warming. Now, what is global warming? Now, Aman, don't try to tell me the parts of speech. I'm not teaching you English. Global, though it is an adjective and warming is gerund here, which means noun. So global warming means the warming of the globe. और ग्लोब आपको पता है किसको कहते हैं? ग्लोब अर्थ को कहते हैं, और वो नाउन है, और ग्लोबल एडजेक्टिव है, और वार्मिंग जो है वो वार्म से है. ठीक है, वार्मिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, मगर यहाँ पे एज ए जेरेंड यूज हुआ है, विच इज नाउन हियर. तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि जमीन का गर्म होना, यानी ग्लोब जो है, हमारी जो जमीन है, विच इज ऑलमोस्ट राउंड इन शेप, ओवल है, हम इसको राउंड तस्वर कर लेते हैं. तो ये गर्म होती जा रही है, वार्म होती जा रही है ग्रेजुअली, पहले से ज्यादा. तो क्या गर्म हो रहा है जमीन के ऊपर? व्हाट इज एक्चुअली हीटिंग अप? ठीक है, when we trap heat with greenhouse gases, that heat doesn't travel to the earth's center. Instead, it accumulates in the four specific places. अब मैं समझाता हूं ये क्या है. जब सन से लाइट आती है और वो आके एब्जॉर्ब होती है, तो वो किस चीज को हीट अप करती है? ठीक, नंबर 1, वो जो आपका एटमॉस्फेयर का लोएस्ट पार्ट है, जिसको आप ट्रोपोस्फियर कहते हैं, वो इसको हीट अप करती है. ठीक है, अब ट्रोपोस्फियर आपको पता है कि इसकी डेप्थ कितनी है. इट इज ऑन एन एवरेज 12 किलोमीटर डीप है ट्रोपोस्फियर. आल्दो इक्वेटर के ऊपर ये 18 to 20 किलोमीटर डीप होता है, और पोल्स के ऊपर ये 9 to 10 किलोमीटर इसकी मोटाई है, डेप्थ है. बट अगर हम ग्लोब का एवरेज निकालें तो ये ट्रोपोस्फियर जो है, यानी एटमॉस्फेयर का लोएस्ट पार्ट जो है, ये 12 किलोमीटर डीप है. तो ये हीट अप हो रहा है सबसे पहले. ठीक है, इसको समझें. उसके बाद हमारे जो वाटर है, आपको पता है जो ग्लोब है, इसमें 2/3 तो वाटर है, सिर्फ 1/3 जो है वो लैंड है. तो ओशंस हमारे गर्म हो रहे हैं. ठीक है, और ओशन, जो सीज एंड ओशंस और वाटर्स हैं, वो उनकी सिर्फ सरफेस गर्म नहीं हो रही. ये हीट जो है कोई 6000 फुट अप टू 6000 फीट डीप जाती है, वहां तक पानी गर्म हो रहा है. ठीक है, और आपको पता है कि वाटर जो है, जब उसको आप हीट अप करेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा. 2000 मीटर का मतलब तकरीबन 6000 फुट से थोड़ा सा ज्यादा है. ठीक है, और ये जो जितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, ये जितनी गर्मी बढ़ रही है, एक तो यूजुअल गर्मी जमीन पर थी ना किस जमाने में जो होती थी, अब जो हर साल गर्मी बढ़ रही है, वो जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसका जो बढ़ रही है, उसका 90% जो है वो उस हीट का, उस ग्लोबल वार्मिंग का, ये ओशंस जो है वो ले रहे हैं, ओशंस के अंदर जा रही है. ठीक है, 90%. तो ये दूसरा पार्ट हो गया. तीसरी चीज क्या हीट अप हो रही है? लैंड सरफेस, जो 1/3 है ग्लोब का लैंड सरफेस. ठीक है, द टॉप फ्यू मीटर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक, ऊपर वाले चंद एक मीटर, आई मीन
आप समझें कि अगर हीट जाती भी है तो नीचे कोई 8-10 फुट, बस 12 फुट नीचे डीप जाती होगी, इससे नीचे डीप नहीं जाती। सरफेस पे ही है ये जो रॉक्स हैं और जो सॉइल है वो टॉप फ्यू मीटर्स, 3, 4, 5 मीटर, ठीक है। ये 3 हिस्से हो गए ग्लोब के। चौथा पार्ट जो हीट अप हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, वो है क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर क्या है? ये जो आइस है और ग्लेशियर्स हैं, आइस या स्नो या ग्लेशियर्स हैं, जब वो हीट अप होके मेल्ट हो रहे हैं तो उस पार्ट को क्रायोस्फीयर कहते हैं। यानी ये वाटर का वो पार्ट है जो ऑलरेडी फ्रोजन है, आइस बना हुआ है, और ये कहलाता है क्रायोस्फीयर। तो अब आपको समझ आ गई कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं तो किस चीज को कहते हैं गर्म, क्या चीज गर्म हो रही है। तो देयर आर 4 थिंग्स। एक तो ये सरफेस, लैंड सरफेस, जो अप टू फ्यू मीटर डेप्थ सिर्फ उसकी गर्मी जाती है सन की, और एक ओशंस जो कि 2000 मीटर यानी 6000 फुट से भी ज्यादा डीप वो हीट जो है नीचे चली जाती है पानी में। और तीसरा जो है हमने कहा क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर जो है जितनी भी आइस जिस भी शक्ल में इस अर्थ के ऊपर मौजूद है उसको क्रायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और चौथा है ये जो अर्थ की सरफेस है, ये जो ग्लोब है हमारा, ये राउंड, तो इसके ऊपर एक गुलाफ चढ़ा हुआ है कुछ फासले पर थोड़ा, और उस गुलाफ की मोटाई कितनी मैंने बताई, एवरेज 12 किलोमीटर, और वो भी गर्म हो रहा है। तो ये 4 चीजें जो है गर्म हो रही हैं, तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन आपका ग्लोबल वार्मिंग। अब ये कैसे होता है? ये जिस फिनोमेनन से होता है ना, जिस प्रोसेस से ये ग्लोब हमारा जो है हीट अप हो रहा है, वार्म हो रहा है, उस प्रोसेस को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इससे पहले मेरी एक छोटी सी वीडियो जो मैंने कल आपको भिजवाई थी, वो थी कि ग्रीन हाउस खुद जो है वो किस तरह काम करता है, मगर वो ग्रीन हाउस कैसे काम करता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या, ये 2 अलग-अलग चीजें। तो आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। ये अभी जो मैंने क्रायोस्फीयर आपको ऊपर बताया है, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको ड्राइव क्या चीज कर रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्राइव्स ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग किस चीज का नतीजा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का नतीजा है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? देखें, सन जो है उसकी सरफेस जो है, आपको पता है कि उसके ऊपर कितना टेम्परेचर है सरफेस के ऊपर? सरफेस टेम्परेचर जो है सन का वो है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 5800 डिग्री 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये रेंज है। 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 5800 डिग्री सेंटीग्रेड ये है सन की सरफेस का टेम्परेचर। जब वहां से लाइट एमिट होती है, लाइट आपको पता है इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक किस्म। जब वहां से लाइट एमिट होती है तो वो लाइट किस शक्ल में आती है? एक तो विजिबल लाइट है जो आपको नजर आती है, सफेद। जब सूरज चढ़ता है तो आपको जो चीज सफेद सारी नजर आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट। और वो आपने पढ़ा हुआ है, उसमें 7 वेवलेंथ्स होती है और हर वेवलेंथ जो है वो एक कलर बनाती है। वो आपने एक न्यूमेरिक भी सीखा हुआ है, विब ग्योर, वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो,
ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर्स हैं जो मिलके, अब इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो व्हाइट कलर बन जाता है। अब ये 7 कलर जो हैं, हर कलर को जो वेवलेंथ बनाती है वो डिफरेंट है, उसकी लेंथ डिफरेंट है, हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ। तो ये 7 वेवलेंथ हैं, ये है विजिबल लाइट जो हमें नजर आती है। अब सन से जो रेडिएशन आ रही है वो सिर्फ यही नहीं है जो हमें नजर आती है ना। अब वेब गियोर में जो वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट, यानी वायलेट से छोटी वेवलेंथ जिस लाइट की है वो अल्ट्रा वायलेट है। अल्ट्रा वायलेट के बाद फिर एक छोटी वेवलेंथ वो भी सन से आ रही है, एक्स रेज, फिर गैमा रेज, ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन है जो सन से आ रही है। लॉन्ग वेवलेंथ वाली जो हमें नजर नहीं आ रही, याद रखना, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज, ये हमें नजर नहीं आ रही, मगर वो वेब गियोर जो 7 हैं वो जब इकट्ठी होती हैं तो हमें नजर आती हैं वो व्हाइट लाइट की शक्ल में, मगर जब बारिश होती है तो रेनबो की शक्ल में वो अलग अलग भी नजर आ जाती है। ठीक है। अब वेब गियोर में जो रेड है, रेड कलर जो है, वो जो वेवलेंथ है उससे परे, उससे बड़ी वेवलेंथ की रेडिएशन भी आ रही है जो हमें नजर नहीं आती। देखिए हमारी आईज जो है उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी अल्लाह मियां ने रखी है, हम सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकते हैं, जो दूसरी रेडिएशन सन से आ रही है उसको हम देख नहीं सकते। अब वो जो रेड से परे है, रेड से भी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ है जिनकी, वो इंफ्रारेड है, वो माइक्रोवेव है और वो रेडियो वेव्स है। ठीक है। तो ये जो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सन से आ रही हैं, हमें नजर नहीं आती। अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, ये भी सन से आ रही हैं, हमें नजर नहीं आती, इसी लाइट के साथ इकट्ठी आ रही है, उसी स्पीड से आ रही है जिस स्पीड से ये लाइट आ रही है। ठीक है। मगर हमें नजर नहीं आती। तो जब सन एमिट करता है लाइट तो वो हमेशा शॉर्ट वेवलेंथ में एमिट करता है, उनकी वेवलेंथ छोटी होती है। ये बहुत थोड़ी अमाउंट है इंफ्रारेड की और माइक्रोवेव्स, ठीक है, और रेडियो वेव्स, इनकी बहुत थोड़ी अमाउंट सन से आती है। सन से जो ज्यादा अमाउंट आती है वो विजिबल लाइट, जो जिनकी वेवलेंथ स्मॉल है, और अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज। ठीक है। वो ज्यादा आती है सन से। क्यों? सन की सरफेस बहुत हॉट है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 5800 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब इतनी हॉट सरफेस से एनर्जी निकलेगी लाइट की शक्ल में तो उसमें वो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये सन ने एमिट की मोस्टली शॉर्ट वेव रेडिएशन। ठीक है। sun's surface is extremely hot, about 5500 degree centigrade to 5800 degree centigrade। ये के जो है ये सेंटीग्रेड है। ठीक है। therefore it emits most of its energy as visible light, जो मैंने आपको बता दिया, जो हमें नजर आती है 7 wavelengths, the light we can see, ultraviolet radiation, और अल्ट्रावायलेट से परे भी जो इसने नहीं बताया, सम नियर इंफ्रारेड रेडिएशन, प्योर इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं, इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ के नजदीक नजदीक वेवलेंथ की रेडिएशन भी सन से आती है। तो दीज आर शॉर्ट वेवलेंथ्स, रफली 0.2 टू 2.5 माइक्रोमीटर। अब इनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत शॉर्ट है, इतनी शॉर्ट है कि 0.2 माइक्रोमीटर से लेके मैक्सिमम 2.5 माइक्रोमीटर तक इनकी वेवलेंथ है। और आपको पता है माइक्रोमीटर कितना होता है? मीटर तो आपने देखा है, 1 मीटर के आप 10 लाख हिस्से कर लें, यानी 1 मिलियन पार्ट्स कर लें। उन 1 मिलियन पार्ट्स में जो एक हिस्सा होगा ना वो माइक्रोमीटर होगा। और अगर आप 1 मीटर के 1000 पार्ट करें तो एक पार्ट जो होगा वो
1 मिलीमीटर होगा। और अगर आप 1 मिलियन पार्ट करें, 1 मिलियन कितना होता है, 1 के साथ कितने जीरो लगाएं, 6, तो ये 1 मिलियन होगा। इतने हिस्से, अगर एक मीटर तो आपने देखा है तकरीबन इतना लंबा होता है, ठीक है ना। तो उसके अगर आप 1 मिलियन पार्ट कर ले तो जो एक होगा वो 1 माइक्रोमीटर होगा। और ये तो 0.2 जो है वो 1 माइक्रोमीटर का भी 5वां हिस्सा। इतनी छोटी वेवलेंथ, और अप टू 2.5 माइक्रोमीटर मैक्सिमम यहां तक जाती है। तो इस वेवलेंथ की रेडिएशन सन से आती है। मोस्ट ग्रीन हाउस गैसेज, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज भी बाद में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या हैं। वो यहां पे सिर्फ मैंने नाम लिखे, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड वाटर वेपर। ये 5 गैसेज जो है ना, मेन कल्प्रेट जो हैं, जो मेन क्रिमिनल हैं, वो ये 5 हैं हमारी ट्रोपोस्फियर में, एटमॉस्फेयर में। ये मेन कल्प्रेट है। ये क्या करते हैं, ये जब सन से लाइट आती है उसकी वेवलेंथ बड़ी स्मॉल होती है, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो आते हुए उस रेडिएशन को जो सन से आ रही है, ये जो 5 गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें जिनको कहते हैं, ये उनको नहीं पकड़ सकती। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ दैट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड, बाकी सारी नीचे आ जाती। ये 5 गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और वाटर, वाटर वेपर्स। वाटर जब गैस बन जाती है, जब आप बॉयल करते हैं तो स्टीम नहीं होती, वो फिर वाटर के मॉलिक्यूल हो जाते हैं तो वो गैस बन जाती है। तो वो भी इनमें शामिल है ग्रीन हाउस गैसेस। तो जब सन से लाइट आती है तो उसकी एनर्जी चूंकि बहुत ज्यादा होती है, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या होती है कि 1 सेकंड में किसी एक पॉइंट से कितनी वेवलेंथ्स गुजर जाती है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये जो शॉर्ट वेवलेंथ आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बस ये बात आपने याद रखनी। शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन जो सन से आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। चुनाचे वो फ्रीक्वेंसी और वो एनर्जी जो है उसको ये 5 जो गैसेस हैं हमारी ट्रोपोस्फियर में, ये नहीं रोक सकती। वो सीधी सरफेस पे आ जाती है, वो ओशंस के ऊपर पड़ती है और वो साइल के ऊपर पड़ती है, और वो क्रायोस्फीयर जहां जहां बर्फ पड़ी हुई है उसके ऊपर भी पड़ती है। ठीक है, अच्छा। तो ये 5 गैसें जो हैं ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक ट्रांसपेरेंट ग्लास हो और उसके अंदर से लाइट गुजर जाए, तो इनके अंदर से आते हुए लाइट गुजर के आ जाती है। सो द सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रीचेस अर्थ सरफेस विद वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन। आते हुए बहुत ही थोड़ी एब्जॉर्प्शन होती है। वही एब्जॉर्प्शन होती होगी जो नियर इंफ्रारेड रेडिएशन जो सन से आती है ना, सिर्फ उसको ये थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब कर सकती होगी आते हुए, सन से आते हुए। अच्छा जी, द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब्स द सनलाइट, द लैंड, ओशंस एंड वेजिटेशन। अब लैंड है, ओशंस हैं, क्रायोस्फीयर मैंने बताया है, और वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं। दे एब्जॉर्ब मच ऑफ दिस इनकमिंग सोलर एनर्जी। ये जो सोलर एनर्जी आ रही है, सन से जो एनर्जी आ रही है, ये जो मैंने सोलर एनर्जी, लाइट है, बेसिकली क्या है, लाइट है, उसको सोलर एनर्जी भी कह देते हैं क्योंकि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो सोलर एनर्जी या लाइट या एनर्जी सन से आ रही है, तो ये एटमॉस्फेयर से गुजर के अर्थ सरफेस पे आ जाती है और लैंड एब्जॉर्ब कर लेती है, ओशंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्रायोस्फीयर
जितनी भी आइस, स्नो, ग्लेशियर्स वगैरह है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो पौधे शौधे हैं वो भी एब्जॉर्ब उसको कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट द अर्थ सरफेस बिकम्स वार्म। अब जब अर्थ की सरफेस ने उसको एब्जॉर्ब किया लाइट को, तो गर्म हो गई। वाटर ने एब्जॉर्ब किया, वाटर गर्म हो गया। आइस ने एब्जॉर्ब किया, आइस मेल्ट हो गई, पानी बन गई। ठीक है, पौधों ने एब्जॉर्ब किया। समटाइम्स आपको पता है गर्मियों में पौधे सूख जाते हैं, विल्टिंग हो जाती है, मुरझा जाते हैं। ठीक है, इतनी गर्मी पड़ती है कि पत्ते जो है उनकी बर्निंग हो जाती है, जल जाते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, ये जो आ रही है। ठीक है, अब द अर्थ एमिट्स लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन। अब देखें जी, जो लाइट आई थी अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी थी, वो अर्थ ने एब्जॉर्ब की, वो आपको पता है। आप जरा दोपहर के वक्त गर्मियों में नंगे पांव जरा चल के दिखाएं जमीन के ऊपर, रेत के ऊपर, या किसी ये सड़क वगैरह के ऊपर, आपके पांव जल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सन से जो लाइट आई है, जो एनर्जी आई है, वो अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली है। ठीक है, अब आप रात 9-10 बजे नंगे पांव चले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किधर गई वो हीट? रात को अर्थ ने वापस भेज दी, अर्थ की सरफेस ने उसको वापस भेज दिया, खुद ठंडी हो गई। क्योंकि रात को जब अर्थ गर्म होती है और सन नहीं होता, तो फिर एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले में ठंडी हो जाती है। तो फिर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हीट जो है वो ट्रेवल करती है, फिर वो रात को अर्थ की सरफेस से निकल के बाहर आ जाती है। ठीक है, अर्थ ठंडी हो गई। अब जब वो बाहर निकलती है, ये मुझे बताएं, जब ये सन से निकली थी तो उस वक्त तो ये शॉर्ट वेव लेंथ में आई थी, 0.2 टू 2.5 माइक्रोमीटर, और बड़ी ज्यादा इसमें एनर्जी थी। ठीक है, बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी थी, और ये उन गैसों से, जो 5 गैसें मैंने बताई हैं एयर में, उनसे ये ट्रैप नहीं हुई थी, सीधी जमीन पे आ गई थी। मगर अब जब ये जमीन से निकली है, तो अब तो निकलती हुई हमें नजर नहीं आई लाइट। सन से तो आई थी, तो सफेद लाइट हमें नजर आ रही थी। अब जब जमीन से निकली है, वो तो लाइट हमें नजर ही नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अर्थ से निकलेगी बाहर, तो फिर ये लाइट विजिबल लाइट की शक्ल में नहीं निकलेगी, ये सिर्फ एक ही रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है जमीन से वापस। उसको कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन सी? इंफ्रारेड रेडिएशन। वो लॉन्ग वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, उसकी एनर्जी बहुत कम है। अच्छा, ये क्यों निकलती है और क्यों नहीं निकलती? मुझे बताएं कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, अर्थ की सरफेस जो है, ये ऊपर जो सतह है, इसका एवरेज टेम्परेचर कितना है? औसत टेम्परेचर। सन की सरफेस का तो मैंने बता दिया था, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जिसका अपना टेम्परेचर ही 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इतना थोड़ा है, वो हाई एनर्जी रेडिएशन कैसे निकाल सकती है? वो शॉर्ट वेवलेंथ वाली विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट या गैमा रेज, ये इतनी हाई एनर्जी को कैसे निकाल सकती है, जो खुद ही इतनी ठंडी है? वो तो सिर्फ इंफ्रारेड को निकाल सकती है। तो इंफ्रारेड की शक्ल में वो रेडिएशन निकली पाए। अब जब वो इंफ्रारेड की शेप में बाहर आती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत थोड़ी है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इतनी थोड़ी है कि उसमें एनर्जी बहुत कम है। अब जब उसमें एनर्जी बहुत कम है, बाहर निकली है, तो बाहर ये 5 क्रिमिनल गैसेस जो ऊपर बैठी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर और कुछ ओजोन, ये उसको ट्रैप कर लेती है इंफ्रारेड रेडिएशन को, जो कि हीट रेडिएशन है। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है? हीट है असल में।
उसको ये ट्रैप कर लेती है। ये कैसे ट्रैप कर लेती है उसको? ये इस तरह ट्रैप कर लेती है, ये जितनी भी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड में है, ठीक है। H2O हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, मीथेन कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ठीक है। ओजोन ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड है, आपस में बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए, ठीक है। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके इन 5 गैसों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उनमें अब कुछ ना कुछ हीट तो पहले भी मौजूद है, तो वो वाइब्रेट करते हैं। बॉन्ड जो है वाइब्रेट भी कर सकता है और बेंड भी हो जाता है। जब ये बॉन्ड है, अब देख रहे जिस तरह एक रस्सी है, उसको आप ऐसे नीचे करेंगे तो रस्सी को इधर से भी बांध दें, इधर से भी बांध दें, ऐसे अपनी फिंगर से उसको ऐसे करें तो वो नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। आप फिंगर आपने हटा लिए, अब वो ऊपर नीचे हो रही है, तो ये वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। तो यही बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ऊपर नीचे, ये बेंड हो रहा है नीचे को ऊपर को, तो ये फ्रीक्वेंसी इसमें पैदा हो रही है। इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है, ये 5 गैसेज हैं, इनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो एग्जैक्टली उतनी फ्रीक्वेंसी है जितनी इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। अब इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इनके मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है। जब वो मैच कर जाती है, तो वो गैसेस जो हैं, उनके मॉलिक्यूल्स इस इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो क्या होगा? उनकी वाइब्रेशन और बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन जब एब्जॉर्ब की तो ये हीट थी, जब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो उनकी वाइब्रेशन और बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई। जब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, तो फिर दोबारा वो इंफ्रारेड रेडिएशन को री एमिट करते हैं, वही मॉलिक्यूल्स। यही गैसें जिन्होंने इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिल गई थी इनकी आपस में, जब ये एब्जॉर्ब करने के बाद गर्म हो गई गैसें, इनके मॉलिक्यूल गर्म हो गए, तो उनकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन बढ़ गई गर्म होने से, तो फिर उन्होंने इंफ्रारेड रेडिएशन को निकाला बाहर, री एमिट किया। अब जब री एमिट किया है, तो किधर गई है वो? कुछ तो चली गई हैं अपवर्ड इनटू द स्पेस, कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो साइडवेज चली गई, और कुछ डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस आ गई। अब वो जो डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ सरफेस आई है, उसने आके अर्थ की सरफेस को गर्म किया है, हीट अप किया है, और जो दरमियान में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन गैसेस के, ये भी गर्म हो गए। अच्छा, अब एक यहां पे करेक्शन मैंने करनी है। जो लोगों को अक्सर कहते हैं कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं और ये एस्केप नहीं होने देती ऊपर आउटर स्पेस में, ठीक है। यानी ये कहते हैं जी, द ग्रीन हाउस गैसेस stop the infrared radiation, stop the heat which is emitted by the earth during night, that is stopped by greenhouse gases, and that heat is not allowed to go back into the outer space. तो इसलिए ग्लोब गर्म हो रहा है। नहीं, ये बात ऐसे नहीं। ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, अगर ऐसे करती तो अभी तक तो हम तबाह हो चुके होते। अगर वो हीट को वापस ना जाने देती तो तबाह हो चुके। ये जो एक्चुअली ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये जो हीट एस्केप होती है ना, अर्थ से एमिट होती है, इसकी जो एस्केप है आउटर स्पेस में, उसको डिले कर देती है। स्टॉप नहीं करती, नो, उसको डिले कर देती है। और डिले करने में वो जो टाइम, जितना टाइम वो हीट रहती है,
जितना टाइम वो ट्रैप रहती है उतना टाइम वो ग्लोब को गर्म करती रहती है, एटमॉस्फेयर को गर्म करती रहती है। तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ग्लोब गर्म हो रहा है। अगर बिल्कुल स्टॉप कर दें वो, फिर तो हम चंद दिन नहीं निकाल सकते इसके ऊपर। ठीक है, तो ये बात हर एक के ज़हन में होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये जो इसको जो मैंने वेवलेंथ वाली बात की है ना, इसको जरा अंडरस्टैंड करना आप इस तरीके से। रेडियो एक किस जमाने में होता था, आजकल तो नहीं है। टीवी आ गए, टीवी से भी एडवांस चीजें आ गई हैं, एलसीडीज, पता नहीं क्या क्या अब आगे आने वाला है। रेडियो उसको इसलिए कहते थे जिसपे हम छोटे होते प्रोग्राम देखते थे, खबरें सुनते थे, गाने सुनते थे। निजामुद्दीन का प्रोग्राम आता होता था, रेडियो के ऊपर आता था। तो रेडियो उसको इसलिए कहते थे कि उसके अंदर जो रेडिएशन जाती थी, यहां पे जो रेडियो स्टेशन बनाया होता था, वो क्या करता था, वो रेडियो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इंफ्रारेड से भी, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव्स हैं, फिर रेडियो वेव्स, वो रेडियो वेव्स जो थी, वो रेडियो वेव्स रिसीव करती थी वो मशीन जिसको मैं रेडियो कहता हूं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो जो मशीन थी, वो जो रेडियो था, वो डिजाइन इस तरह किया गया था कि उसके अंदर सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी रिसीव हो सकती थी उस रेडियो के अंदर, रेडियो वेव्स की। इसी तरह ये जो वापस इंफ्रारेड रेडिएशन जाती है जमीन से, इसकी फ्रीक्वेंसी और ये जो 5 गैसेस जिनको ग्रीन हाउस गैसेस मैंने कहा, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच कर जाती है। तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन को रिसीव कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स इन 5 गैसों। समझ आ गई? ये एक पॉइंट था जो आपका समझना जरूरी था। तो ये हो चुका। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करती हैं, ये मैं बता चुका। अच्छा, और ये सारी डिटेल जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये दिस आज ऑल हैज बिन एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। ये रेडियो वाली एग्जांपल भी मैंने दे दी है। अच्छा, और देन इज, ये एक नोट है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको जरा आप सुन लें। नोट ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो 5 गैसों के मैंने नाम बताए, मैंने कहा कि ये कल्प्रेट्स हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। बाय द वे, अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये ग्रीन हाउस गैसेस ने जब इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद री एमिट किया और उससे ग्लोब गर्म हुआ, तो इस सारे प्रोसेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और इस तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, यानी जो हीट अर्थ सरफेस से या ओशन की सरफेस से एमिट होती है, निकलती है बाहर रात को, वो हीट जो है उसकी एस्केप, उसका वापस जाना ऊपर आउटर स्पेस में डिले कर दिया जाता है। और वो डिले कौन करता है? ये 5 गैसेस डिले करते हैं। और ये इस अमल को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसेस जमीन से री एमिट जो होती है रेडिएशन, जो सन से आई थी, इंफ्रारेड रेडिएशन, उसको जब ये अब्सॉर्ब करती है ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्लोब गर्म हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसका रिजल्ट जो है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब गर्म हो गया। अच्छा, जो ये नोट मैंने आपको समझाना था इंपॉर्टेंट, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं,
इनकी सम अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इनको बिल्कुल खत्म नहीं करना है। क्यों? अगर ये ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो फिर आपको पता है कि जमीन का टेम्परेचर कितना हो जाए, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। -18 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि अगर ये बिल्कुल खत्म हो जाए तो ये बिल्कुल हीट जो जमीन से निकलती है वो ट्रैप ना हो थोड़ी बहुत भी, तो जमीन इतनी ठंडी हो जाए कि उसका टेम्परेचर -18 पे आ जाए। लिहाजा ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इनकी कुछ अमाउंट जरूरी है, मगर इस वक्त तो कुछ क्या, अगर मैं कहूं कि ये जो एक 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 कंबल जमीन ने ओढ़ा हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस का, ये अब इतना मोटा हो गया है कि सर्दियों में जो आप बड़ा हैवी और थिक ब्लैंकेट लेते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस का इतना थिक ब्लैंकेट हो गया है ये हमारी अर्थ की सरफेस के अंदर। जबकि पतली चादर होनी चाहिए थी जो हम गर्मियों को पंखा चला के ऊपर लेते हैं, वो चादर होनी चाहिए थी। सिर्फ इतनी ग्रीन हाउस गैसेस चाहिए, हमें मोटा कंबल नहीं चाहिए। इस वक्त मोटा कंबल है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो ये समरी जो है इसमें भी मैंने यही कुछ लिखा है। ये इंपॉर्टेंट करेक्शन जो है ये मैंने आपको बता दी है कि ये स्टॉप नहीं करती। People often say that greenhouse gases stop heat from escaping. That is not exactly true. They do not block it completely. Instead, they absorb and re-emit infrared radiation, delaying its escape into space. सिर्फ उसकी एस्केप को डिले कर देती है हीट की, ठीक है, उसको देर से वापस जाने देती है, और उसी डिले के दौरान जमीन गर्म हो जाती है। Because of this delay, the Earth's surface and lower atmosphere become warmer than they would otherwise be. जितना उनको गर्म होना चाहिए उससे ज्यादा गर्म हो जाते हैं इस डिले की वजह से। तो ये वेवलेंथ सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो सिलेक्ट करती हैं कि कौन सी वेवलेंथ को हमने एब्जॉर्ब करना है, सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, जिससे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। याद रखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे बड़ी बदमाशी जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन की है, ठीक है, उसी वजह से, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस सिर्फ उसको ही एब्जॉर्ब कर सकती है, वो जो रीएमिट होती है सॉइल से। अब जरा ग्रीन हाउस गैसेस को डिटेल से पढ़ते हैं। These are the primary gases that absorb and re-emit infrared radiation, ब्रैकेट में मैंने हीट लिखा है, from the earth's surface. जमीन की सरफेस से जो इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है उसको ये पहले एब्जॉर्ब करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, फिर री एमिट करती हैं, कुछ अपवर्ड्स, कुछ साइडवेज और कुछ डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। इस तरह डिले करती हैं ये एस्केप। सबसे पहले हम लेते हैं जी वाटर वेपर को। ये जो वाटर है हमारा, जब ये गर्म होता है तो इसके वेपर बनते हैं, एक एक मॉलिक्यूल हो जाता है, गैस बन जाता है, तो इसको हम फिर वाटर गैस कहते हैं। आपको पता है तीनों हालतों में होता है। जब ये आइस आपकी फ्रिज में होती है तो ये सॉलिड होता है, जब आप पीते हैं तो ये लिक्विड होता है, और जब ये हवा में उड़ जाता है तो ये गैस होता है। होता वाटर ही है, हवा में भी वाटर ही है, इसलिए वाटर वेपर गैस को कहते हैं। पानी की वो हालत जब वो गैस में, उस फेज को वाटर वेपर आप कहते हैं। द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है वो वाटर है। मिकदार की बात हो रही है, मिकदार जिसकी सबसे। इट एक्ट्स एज ए फीडबैक लूप, एज द अर्थ वार्म्स द एयर होल्ड्स मोर वाटर वेपर विच काजेज इवन मोर वार्मिंग। अब देखें, अब फीडबैक लूप के तौर पर ये वाटर काम कर रहे हैं। देखें, वो कहते हैं ये बहुत खतरनाक है। क्यों? ये इसलिए कि जब जमीन गर्म होती है, ठीक है, तो जाहिर है जमीन के साथ जब एयर टच करती है तो वो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है,
और आपको पता है एयर जब लाइट होती है तो वो एक्सपैंड करती है, फैलती है। जब वो फैलती है तो उसके अंदर जगह बन जाती है, तो वहां पे ये वाटर वेपर चले जाते हैं, ये गैस वहां पे उस खाली जगह पे चली जाती है। यानी जब अर्थ वार्म होगी तो ज्यादा वाटर वेपर एब्जॉर्ब होगा एटमॉस्फेयर में, और जब ज्यादा वाटर वेपर एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा? वाटर वेपर क्या करता है? ग्रीन हाउस गैस है। तो जो नीचे से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगी, जब ज्यादा वाटर वेपर है तो वो ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तो ज्यादा अर्थ गर्म होगी। यानी अर्थ के गर्म होने से, अब गौर से सुनना, अर्थ के गर्म होने से हवा गर्म होती है, और हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और उसके अंदर जगह बनती है, तो ज्यादा वाटर वेपर उसमें अकोमोडेट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो जमीन के गर्म होने से ये हुआ कि वाटर वेपर्स की मिकदार एयर में बढ़ गई। अब क्या हुआ कि जमीन से जो इंफ्रारेड रेडिएशन निकली, अब जब मिकदार बढ़ गई वाटर वेपर्स की, तो उन्होंने वो इंफ्रारेड रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब किया, तो जमीन ज्यादा गर्म हो गई। यानी ये एक विशियस सर्कल चल गया। जमीन ने गर्म होके वाटर वेपर्स को ज्यादा किया, और वाटर वेपर्स ने ज्यादा होके जमीन को गर्म किया। ठीक है, तो ये विशियस सर्कल, इसको मैंने लिखा है फीडबैक लूप। ये एक फीडबैक लूप के तौर पर वाटर वेपर काम करते हैं। तो ये दिस इज वेरी डेंजरस, इसको आप समझें। अगली जो ग्रीन हाउस गैस है वाटर के बाद, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस एमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये ग्रीन हाउस गैस जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ये सिर्फ यही नहीं है कि आप जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जानवर सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो तो बहुत मामूली है, उसको तो आप काउंट ही ना करें। आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज है ना, वो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ये जो आप डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल और गैस, सुई गैस जिसको आप कहते हैं, नेचुरल गैस, और ये जो कोयला, ये तीनों चीजें फॉसिल फ्यूल्स हैं। और जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं, इनको बर्न करते हैं, इनमें कार्बन है, आपको पता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है ऑक्सीजन से मिलकर। इसकी जब बर्निंग होती है, ये जो जितनी कारें, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, ये पावर हाउसेस, बिजली पैदा करने वाले, ठीक है, और ये भट्टे और कोयला इस्तेमाल करने वाले, जहां पे ईंटें बनती हैं, हर जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही होती है, क्योंकि आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे होते हैं। जो आप खुद सांस लेके निकालते हैं वो तो कुछ भी नहीं, एक्चुअली ये है फॉसिल फ्यूल। और दूसरा, डिफॉरेस्टेशन, आप जंगल काटते जा रहे हैं यार। आपको पता है कि जो पौधा है वो क्या करता है? पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये आपको पता है। जब आप पौधे सारे काट देंगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है, वो उसको तो कंज्यूम खाने वाला रहा ही कोई नहीं, वो तो वही रहेगी, बल्कि बढ़ती जाएगी। फॉसिल फ्यूल्स आप बर्न करते जा रहे हैं, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते जा रहे हैं, और उधर से जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करना है उनको खत्म करते जा रहे हैं। अब डिफॉरेस्टेशन, आपको पता है कि जो डिफॉरेस्टेशन आप कितनी कर रहे हैं? हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर्स। 10 मिलियन हेक्टेयर्स पता है कितना है? होता है 25 मिलियन एकर्स। 25 मिलियन एकड़ पता कितने होते हैं? 2.5 करोड़ एकड़। 2.5 करोड़ एकड़ हर साल जंगल काटते हैं आप इस जमीन के ऊपर से, फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए या और मकासद के लिए। आप 2.5 करोड़ एकड़, और ये पता है 2.5 करोड़ एकड़ कितना बड़ा है? ये जो एक आइलैंड है ना जिसका नाम है आइसलैंड, ICELAND, उसका इतना रकबा है। यानी एक जजीरा पूरा आप एक साल में खत्म कर रहे हैं, तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बेचारी का? वो तो रहेगी इधर ही। ठीक है, तो ये इस वजह से
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और डिफॉरेस्टेशन, ये मेन चीजें हैं। और वैसे जो नेचुरली भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है ना, जो फॉरेस्ट फायर्स कुदरती तौर पे लगती है, लाइटनिंग, आसमानी बिजली के गिरने से जंगलों को जो आगे आगे आग लगती है हर साल, हर जगह पे, ये कैलिफोर्निया में लगी है, पाकिस्तान में भी लग जाती है, हर जगह पे लगी होती है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, क्योंकि दरख्तों के, आपको पता है तने के अंदर क्या होता है, कार्बन ही तो होता है, और क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। या ये जो वॉल्केनोज इरप्ट करते हैं, उसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये नेचुरली भी निकलती है, मगर इसको खाने वाले हम खत्म कर रहे हैं, पौधे जो हैं, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा पार्ट है वो इसका है। देखें, मिकदार तो सबसे ज्यादा वाटर वेपर्स की है, मगर सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो कर रही है वो ये कर रही है, क्योंकि ये भी कोई थोड़ी नहीं है, और इसकी वाटर वेपर से इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करने की कैपेसिटी ज्यादा है, एबिलिटी ज्यादा है इसकी, इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करने की, वाटर वेपर की निस्बत। आगे आते हैं जी मीथेन, a highly potent gas emitted from natural gas systems, livestock and landfills। आपको पता है कि मीथेन CH4, ये एक तो ये फॉसिल फ्यूल भी है, जमीन से निकलती है, ये जो आप घरों में जलाते हैं। दूसरा, ये जो एनिमल्स जो फाडर खाते हैं, जितने एनिमल्स जिनको रूमिनेंट्स कहते हैं, जब ये बर्पिंग करते हैं या गैस पास करते हैं तो मीथेन गैस, ये लाइव स्टॉक। और फिर ये जो शहरों से जो सॉलिड वेस्ट जितना उठाया जाता है और लैंडफिल साइट्स में डंप किया जाता है जमीन के अंदर, वहां से हर वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस। तो ये मीथेन गैस के ये सोर्सेज हैं। और ये जो राइस नहीं है, राइस की फसल, उसके अंदर से भी निकलती है, जब पानी खड़ा होता है ना उसके अंदर। तो जब राइस की पैडी क्रॉप में पडलिंग होती है, पानी खड़ा होता है, वो एक पडल सी बनी होती है, उसके पास से निकले तो आपको एक खास तरह की स्मेल आती है, वो मीथेन गैस की स्मेल आ रही है, वहां से मीथेन गैस निकल रही है। तो एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक और लैंडफिल्स, जहां से मीथेन गैस, और मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पता कितनी ज्यादा खतरनाक है, 80 टाइम्स, 80 गुना। क्या मतलब, एक मीथेन का एक मॉलिक्यूल जो है, CH4 का एक मॉलिक्यूल, जितनी इंफ्रारेड रेडिएशन एक मॉलिक्यूल ट्रैप करता है जमीन से निकली हुई, जितनी हीट एक मॉलिक्यूल मीथेन का ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 80 मॉलिक्यूल उतनी हीट ट्रैप करते हैं। ये मीथेन इतनी खतरनाक, ये तो ये है कि इसकी अमाउंट कम है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, अदरवाइज ये बहुत डेंजरस है। फिर है जी नाइट्रस ऑक्साइड, ये बड़ी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, ये भी आपकी फसलों से, ये जो यूरिया खाद आप डालते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होती है, तो क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, वो गैस बनती है। तो ये भी एग्रीकल्चर सॉइल से और फर्टिलाइजर से और फॉसिल फ्यूल कंबस्शन, ये जो आपके ये जो फॉसिल फ्यूल्स मैंने बताया जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उनमें ये अल्टीमेटली ये जो एयर के अंदर नाइट्रोजन है 78.8% या 78.9% जो नाइट्रोजन है, इसके साथ रिएक्ट करके फिर ये नाइट्रस ऑक्साइड भी बनाते हैं फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, जब उनकी बर्निंग होती है, कंबस्शन का मतलब बर्निंग, ठीक है। फिर है जी ओजोन, आपको पता है ओजोन तो ऊपर है, और ऊपर तो हमारी वो दोस्त है, क्यों कि जो सन से रेडिएशन आती है उसमें जो डेंजरस रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेज, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, नीचे नहीं आने देती।
ओजोन जो है O3। मगर जो जमीन की सरफेस के ऊपर है ना, अगर ये अमाउंट थोड़ी है यहाँ पे, और ये यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से प्रोड्यूस होती है, यहां पे ये हमारी दुश्मन है, वहां पे दोस्त है, यहां पे ओजोन इज आवर एनिमी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस जो जमीन से हीट निकलती है, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है, उसको ये ट्रैप करती है। ठीक है, तो ये जमीन पे हार्मफुल पोल्यूटेंट है। अच्छा, आगे हैं जी ग्रीन हाउस गैसेज में फ्लोरिनेटेड गैसेस। ये वो गैसेस हैं जो हमने खुद बनाई हैं, ये नेचुरल गैसेस नहीं है। नेचुरल गैसेस ऊपर मैंने आपको बता दी हैं 5। अब उनके अलावा ये वो गैसेस हैं जो हमने खुद बनाई हैं, इंसान ने खुद बनाई है। ठीक है, उनमें कौन कौन सी है? आपने CFCs पहले सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब उनको रिप्लेस कर दिया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ। एक है पर क्लोरो कार्बन, एक सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ये गैसेस जो हैं ये हमने बनाई हैं इंडस्ट्री में यूज करने के लिए, और हमारे रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशन हैं उनमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कॉम्बिनेशन में भी आती है। ये गैसेस जो हैं इनको फ्लोरिनेटेड गैसेस कहते हैं। ये आपको पता है 3000 टाइम ज्यादा पोटेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत, ये हीट को ट्रैप करने में सबसे ज्यादा खतरनाक, ये सबसे ज्यादा ये हीट को ट्रैप करती है फ्लोरिनेटेड जो गैसेस हैं। ठीक है, ये मैंने नीचे लिख दिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है जी, ये मैंने लिख दी। ये हैं जी ग्रीन हाउस गैसेस जो कल्प्रेट्स हैं, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करती हैं और उसकी एस्केप को डिले करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। ठीक, अब मैंने कहा था कि क्रायोस्फीयर, अब लेक्चर भी लंबा होता जा रहा है तो ये मैं जल्दी से बता दूं। क्रायोस्फीयर मैंने पहले आपको बताया है क्या होता है। क्रायोस्फीयर जो जो अर्थ की सरफेस के ऊपर स्नो या आइस जिस भी सूरत में पड़ी है वो क्रायोस्फीयर है। वो ये 5 हालतों में। अच्छा, क्रायोस्फीयर को, इसको क्रायोस्फीयर कहते क्यों है? ये ग्रीक वर्ड है क्रायो। क्रायो इसमें ग्रीक लैंग्वेज में इसको आइस को कहते हैं। ठीक है, इसलिए वो आइस की जो स्फीयर है, आइस की जो तह है, उसको हम क्रायोस्फीयर कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड है, इसलिए इसको तो आप छोड़ दें। तो अब व्हाट एग्जैक्टली डज इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है? ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 आइस शीट्स। आइस शीट्स, द जॉइंट्स, मैसिव कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स कवरिंग ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका। बस 2 ही जगह, ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका। ये वो जगह हैं जहां पे नीचे जमीन है और ऊपर आइस है। ठीक है, एंटार्क्टिका जो है ये नीचे जमीन है इसके और ऊपर इसके आइस है। और ग्रीनलैंड जो है ये भी एक ऐसा आइलैंड है जिसके नीचे जमीन है और ऊपर आइस है। और आपको पता है कि ये आइस कितनी डेप्थ तक जा सकती है? 120 किलोमीटर डीप। इतनी मोटी तह है 120 किलोमीटर। मैं आपको कैसे समझाऊं, क्या बनता है? अगर मैं लाहौर से निकलूं तो सियाल मोड़ तक, या कम से कम सुखेगी तक, बल्कि सुखेगी तक तो सिर्फ 100 किलोमीटर बनते हैं। आप समझेंगे जहां से मोटरवे से आप फैसलाबाद को मुड़ते हैं वहां तक, इतना ये 120 किलोमीटर होता है। तो कहीं कहीं ये इतनी मोटी भी है बर्फ, नीचे जमीन है। ठीक है, तो एक तो ये आता है क्रायोस्फीयर के अंदर।
और आपको पता है कि जमीन के ऊपर जो फ्रेश वाटर है, पीने वाला पानी, उसका 70% जो है ये इन दो जगहों पे है, बर्फ की सूरत में। ठीक है। दूसरा है जी ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। अच्छा, ये आपने हिमालय, माउंट एवरेस्ट, या यूरोप में एल्प्स जो पहाड़ हैं, या फिर अलास्का, वो जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ी होती, बड़े बड़े ग्लेशियर, वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे को मूव कर रहे हैं, पूरे दरियाओं की तरह, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर। ठीक है, वो भी क्रायोस्फीयर ही है। दूसरा वो है। तीसरा है जी सी आइस। ये नीचे जमीन नहीं है, नीचे पानी है, ऊपर वाला पानी जो है वो फ्रीज हो गया। ठीक है, आइस बन गई। आइस फ्लोट कर रही है समुद्र के ऊपर, फ्रोजन ओशन वाटर फ्लोटिंग ऑन द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सीज। देखिए, दो समुद्र हैं, एक आर्कटिक और एंटार्क्टिक, दो जमे हुए हैं। वो इस तरह जमे हुए हैं कि ऊपर स्नो है और नीचे वाटर है। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ पोल के ऊपर आपका आर्कटिक सी है, ऊपर सारी स्नो है और नीचे वाटर है। तो ये सी आइस इसको कहते हैं, समुद्र की आइस जो है। तो चौथा, सॉरी, तीसरा कंपोनेंट ये है क्रायोस्फीयर का। चौथा है जी परमाफ्रॉस्ट। अब ये परमाफ्रॉस्ट टर्म आपके लिए शायद नहीं हो, मगर मैंने देखा है, ये जो एडवांस्ड स्कूल पढ़ाते हैं उसमें तो मैंने क्लास 4 में और क्लास 5 में बच्चों को परमाफ्रॉस्ट पढ़ते हुए मैंने सुना है। ये परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? देखें, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर, अगर कोई सॉइल या वुड प्लांट्स, डेड प्लांट्स, या कोई रॉक्स बिल्कुल फ्रीज हो गई थी, बर्फ बन गई थी, और लगातार 2 साल वो बर्फ बनी रही, और अभी तक बहुत डीप नीचे जमीन में पड़ी हैं बर्फ की शक्ल में। ऊपर जमीन है, आप ऊपर रह रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि नीचे क्या है। आप ऊपर रह रहे हैं, ऊपर आप फसलें काश्त कर रहे हैं, बहुत नीचे वो दबी हुई हैं और वो बर्फ है, और वो जो वुड है वह, और वो एक खास किस्म की सॉइल है और राख है, दे आर ऑल फ्रोजन आइस। ठीक है, और वो दैट इज एंड टोटल कार्बन, सारी की सारी कार्बन। और आपको पता है कि जो आपकी एनवायरनमेंट में जितनी भी कार्बन है, जो आप, जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, वो जो नीचे परमाफ्रॉस्ट में कार्बन है, डेड प्लांट्स जो हैं, वो इस पूरी कार्बन जो आपकी एटमॉस्फेयर में उससे डबल है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप एक लिविंग बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए। अगर वहां तक हीट चली गई और उन्होंने मेल्ट करना शुरू कर दिया, और जो एंशिएंट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे वो एक्टिवेट हो गए वहां पे, बैक्टीरिया वगैरह, उन्होंने उसकी डिके शुरू कर दी, तो उन बैक्टीरिया वगैरह ने, उन जर्म्स ने, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, उन्होंने वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करनी है, और वो यहां पे आ जानी है जहां पे आप रहते हैं। तो फिर उसका कोई, दिस नो रेमेडी, उसका फिर हल ही कोई नहीं। तो आप समझें कि एक लिविंग बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए, ये परमाफ्रॉस्ट को समझ लें आप। तो ये भी क्रायोस्फीयर की एक कंपोनेंट है ये। उसके बाद है जी सीजनल स्नो एंड आइस। ये जो हर साल बर्फ पड़ती है, मरी में पड़ गई, नथिया गली में पड़ गई, यूरोपियन कंट्रीज है, नॉर्दर्न एरियाज में पड़ गई, आपके सेहन में पड़ गई, ये भी उसका हिस्सा है। मेल्ट करेगी तो ये पानी बनेगा। ठीक है जी। लें जी, अब मैं जरा माइंड बॉगलिंग एक आपको फैक्ट बता दूं। इस वक्त जो हमारी अर्थ की सरफेस है, उसमें क्रायोस्फीयर जो वो 10%।
यानी बर्फ जो इस वक्त जमीन के ऊपर, पूरी जमीन के ऊपर, जमीन के जितने हिस्से पर आइस है वो है 10%, और जो इससे पिछला लास्ट आइस एज था उस वक्त ये थी 32%। कितनी तेजी से आप जो आइस है उसको मेल्ट होने दे रहे हैं। जब ये सारा एक्सपोज, ये आइस जो है हमें डिफेंड कर रही है, सनलाइट आती है। आपको पता है कि ये जो आइस है जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो 80% ऑफ दैट सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक। सिर्फ 20% उसमें अब्जॉर्ब होता है जिससे आइस मेल्ट करती है, सारा अब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि वो आइस जो है वो इट इज एग्जैक्टली लाइक द ग्लास जो कि उसको रिफ्लेक्ट करता है पीछे। ठीक है, ये शाइन कर रही होती है इसलिए कि लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। आप उस बर्फ की तरफ आंख इस तरह ज्यादा देर तक देख ही नहीं सकते, इतनी वो रिफ्लेक्शन हो रही होती है वहां से सन की, 80% रिफ्लेक्ट कर रही होती है। मगर अब इसके उलट देख, जब ये मेल्ट होती है वो 20% लाइट को एब्जॉर्ब करके, तो वो वाटर जो बनता है उसका कलर वो नहीं रहता जो आइस का कलर होता है, फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। वो फिर जो लाइट पड़ती है 90% लाइट को एब्जॉर्ब करता है वाटर, 90%। वो सिर्फ 10% रिफ्लेक्ट करता है, 90% को एब्जॉर्ब करता है। जब एब्जॉर्ब करता है तो गर्म होता है, तो क्या होता है, गर्म होके वो बाकी की जो आइस होती है उसको भी मेल्ट कर देता है। दिस इज वेरी डेंजरस। ठीक है, तो ये आपको मैंने ये एक बड़ा माइंड बॉगलिंग फैक्ट बताया है। और व्हाई डज द क्रायोस्फीयर मैटर मोर टू ग्लोबल वार्मिंग देन एनीथिंग एल्स? ये देखें, क्रायोस्फीयर जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए बाकी फैक्टर से ज्यादा अहम क्यों है? मैंने आपको एक तो बता दिया, 3 मैसिव रीजंस हैं। पहली मैंने बता दी है द मिरर इफेक्ट। शीशा जिस तरह लाइट को वापस भेजता है, मिरर, आईना, ये इसका इफेक्ट है। 80% लाइट वापस जाती है। ठीक है, इसको एल्बिडो फीडबैक लूप भी कहते हैं, एल्बिडो फीडबैक लूप, वापस जाती है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट बैक जाती है। और जब वो आइस मेल्ट कर जाती है तो वो जो ओशन बनता है उसका कलर डार्कर हो जाता है, फिर वो 90% लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है। और जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो फिर क्या एक विशेष सर्कल चलता है। देखें, ये मैंने जो रेड में लिखा है, हीट मेल्ट्स आइस, वो जो 20% लाइट एब्जॉर्ब की थी आइस ने, उसकी जो हीट थी उसने आइस को मेल्ट किया। तो मेल्ट होने के बाद डार्क वाटर अपीयर्स, उसका जो वाटर बना वो अब आइस की तरह शाइनिंग नहीं है, वो डार्क कलर में हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, डार्क वाटर एब्जॉर्ब्स मोर हीट। अब डार्क वाटर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है 90%, और वो क्या करता है जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो गर्म होके मेल्ट्स इवन मोर आइस। इस तरीके से आइस मेल्टिंग हो रही है। इसलिए जो क्रायोस्फीयर है जमीन का नेचुरल एयर कंडीशनर है, एंड वी आर अनप्लगिंग इट। ये देख लें, ये हम बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं इसके साथ। दूसरा थ्रेट है द सी लेवल, समुद्र की सतह का बढ़ना। आपको पता है कि अगर सिर्फ ग्रीनलैंड जो है उसकी सारी आइस मेल्ट हो जाए तो जो दुनिया में 5 ओशंस हैं जो कि आपस में मिले हुए हैं, इनकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी पता? 7 फीट। सिर्फ एक ग्रीनलैंड के मेल्ट करने से इतनी वहां पे स्नो पड़ी। और आपको पता है कि अगर
एंटार्क्टिका में जो बर्फ है वो सारी मेल्ट हो जाए, जो कि हो रही है आजकल। अगर वो सारी मेल्ट हो जाए तो ओशन जो है उनकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी? 60 फीट। यानी इस सारी जमीन के ऊपर फिर पानी होगा। ठीक है, तो ये सी लेवल के लिए बहुत अच्छा। ये जो समुद्र के अंदर जो सी आइस है ना, जब वो पिघलती है ना, उससे समुद्र की सतह ऊपर नहीं होती। क्यों? आप गिलास में पानी डालते हैं, उसके अंदर आप बर्फ डालते हैं। जब बर्फ गिलास में मिक्स हो जाती है तो क्या वो पानी गिलास से बाहर निकल आता है? नहीं। वो तो उसने जो जगह घेरी हुई थी वो ऑलरेडी वहां पे उतनी हाइट तो ऑलरेडी है। तो जो समुद्रों के अंदर सी आइस है ना, आर्कटिक ओशन और एंटार्क्टिक ओशन के ऊपर, वो मेल्ट कर रही है, तो उससे ये सतह ऊपर नहीं हो रही, ये सतह ऊपर हो रही है। ये जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, आइस कैप्स मेल्ट कर रही हैं, ये जो मैंने आपको बताया ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका की आइस जब मेल्ट करेगी तो उससे ये सी लेवल जो है वे ओवरफ्लो कर जाएगा, सी किनारों से बाहर निकल जाएंगे सारे समुद्र। ठीक है, इसलिए भी क्रायोस्फीयर बहुत डेंजरस है। और दूसरा ये है जी, क्रायोस्फीयर में ये जो परमाफ्रॉस्ट मैंने बताया, इसको कहते हैं स्लीपिंग जायंट। एक सोया हुआ जिन है, अभी ये सोया हुआ है। दिस इज द स्केरियस्ट वन। सबसे डरावनी चीज ये है, permafrost holds twice as much carbon as is currently floating in our entire atmosphere. दुगनी कार्बन है उसके अंदर, परमाफ्रॉस्ट में, जमीन के नीचे, जितनी इस वक्त हमारी पूरी एटमॉस्फेयर में, उससे दुगनी है वहां। इट इज ऑल ट्रैप्ड इन फ्रोजन डेड प्लांट्स। एज द परमाफ्रॉस्ट थॉज, मेल्ट करेगा, एंशिएंट माइक्रोब्स वेक अप, एंशिएंट माइक्रोब्स जाग जाएंगे, ईट दैट डेड प्लांट मैटर, वो उसको खाएंगे, एंड बर्प आउट मैसिव अमाउंट्स ऑफ मीथेन, बहुत ज्यादा मीथेन वो निकालेंगे। दैट सुपर पोटेंट गैस 80 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये बता चुका। तो वो मीथेन गैस निकालेंगे। ठीक है, तो वी आर सिटिंग ऑन अ फ्रोजन कार्बन बॉम्ब। व्हेन इट thaws, it speeds up warming so fast that we won't be able to control it anymore. Nature will take over. ये बात जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको समझ आ जानी चाहिए। तो ये लेक्चर जहां तक ग्लोबल वार्मिंग की हद तक था और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये मैंने बहुत डिटेल के साथ, ये 8th क्लास के लेवल से भी ऊपर है। काफ़ी ये जो बड़ी क्लासेस हैं उनके स्टूडेंट्स, इवन इंटरमीडिएट और एफएससी और ए लेवल ओ लेवल के बच्चों के भी काम आ सकता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।